तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त हो रही होगी, क्योंकि अब हम लोगों का एग्ज़ाम कुछ दिन रह गया है। तो इन्हीं के बीच में मैं आज आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का क्लास मुश्किल से 30 मिनट का होना है। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि इस 30 मिनट के क्लास से आज आपका 5 मार्क्स एकदम 100% क्लियर है। इस 30 मिनट के क्लास से आपका 100% 5 नंबर तो आज क्लियर होके रहेगा, ये गारंटी है। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितना भी क्वेश्चंस है 30 मिनट में कवर कराया जाएगा। आप उस पूरे क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये एक वरदान ही होगा। जो मुश्किल से 30 मिनट, जो बच्चे इतने दिन पढ़ाई करते हैं और आप मात्र 30 मिनट आज क्लास करेंगे, और उस 30 मिनट में आपका 5 नंबर तो एकदम क्लियर है। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ये लगातार आपके एग्जाम तक क्लासेस चलते रहेंगी, हर एक सब्जेक्ट का, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाला है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस मेरे इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल आप देख लें। आप मात्र इस 10 दिन के अंदर, ठीक है, मुश्किल से 10 दिन तो नहीं है बचा है, 17 से आपका एग्जाम है, ठीक है, बट कुछ सब्जेक्ट के लिए आपको 10 दिन मिल जाएगा, 17 से तो स्टार्टिंग है। ठीक है, इतने दिन में आप सिर्फ मेरा एमसीक्यू जितना भी हम बता रहे हैं देख लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 60% रिजल्ट रखा हुआ है। सिर्फ जितना भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद आप लोगों के लिए निकाला है। ये मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है। 13 साल से जो मैंने लगातार पढ़ाया, इस एक्सपीरियंस का मैंने आप लोगों के सामने रखा है। मैंने पूरे क्वेश्चंस बैंक का बेहतर तरीके से अध्ययन किया कि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से उठा रहा है, कैसे उठा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, और तब जाकर के मैंने ये पूरे सीरीज को तैयार किया है, जो आपके एग्जाम समय तक चलेगा। और आपके एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ कि ये बेहतर होगा, क्योंकि आप मेरे 12th के बच्चों से पूछिएगा कि जितना भी मैंने पढ़ाया था, जितना भी मैंने गेस किया था, और जो क्वेश्चन मैंने बोला था, वही क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था। तो आप भी इस पूरे क्लास को बेहतर से देखेंगे, क्योंकि यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाला है। कुछ क्वेश्चंस तो जो मैंने गेस दिया है या अपना फाइनल एग्जाम लिया है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे लाइन बाय लाइन देखने के लिए मिल रहा था, जैसे लग रहा था कि वही खुद पेपर था, वैसा ऐसा क्वेश्चन था। तो इसलिए आप लोग पूरे क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और आपका क्लास शुरू करता हूँ। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है बाबू, प्रकाश की किरण गमन करते, देखिए, जो प्रकाश का किरण है ना, वो हमेशा एक सरल रेखा में गमन करता है बाबू। आप अगर मान लीजिए प्रकाश ऐसे टेढ़े मेढ़े मार्ग भी बना देंगे ना, और प्रकाश डालेंगे तो एक सीधा रेखा में निकलेगा ये। ऐसा नहीं है कि प्रकाश ऐसे हो करके जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो हमेशा जो प्रकाश होता है एक सरल रेखा, यानी सीधी रेखा में क्या करता है बाबू, गमन करता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, देखिए आपसे न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम होगा बाबू कांच में, और अधिकतम पूछा रहता तो निर्वात में। अधिकतम होगा निर्वात में। ठीक है, देखिए बाबू, वायु में जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है 2.25 गुणे 10 के पावर, वायु में भी उतना ही हो जाएगा आपका 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जल में हो जाएगा बाबू 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और कांच में हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए,
क्योंकि जब न्यूनतम बना है तो अधिकतम भी बन सकता है कि अधिकतम कहाँ पर प्रकाश की चाल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने लगा रहता है, देखिए मोटर गाड़ी के चालक मतलब ड्राइवर जो चलाता है जी, गाड़ी जो चलाता है उसको चालक कहा जाता है। उसके सामने देखिए कि दर्पण लगा होता है, जो उत्तल दर्पण होता है, जिसके द्वारा वो पीछे के वाहनों को आसानी से क्या करता है जी, देख लेता है और अपने गाड़ी को सही ढंग से चला सकता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है बाबू? उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर वाहन का जो हेडलाइट होता है, आप देखे होंगे, मान लीजिए ये बस है, ऐसे मान लीजिए आपका बस है, चक्का गायब हो गया मान लीजिए इसका, आप देखेंगे यहाँ एक शीशा लगा होता है बाबू सामने बस में। ठीक है, बस में सामने कुछ शीशा लगा होता है। ठीक है, वो शीशा किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है बाबू? अवतल दर्पण का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है लेकिन काल्पनिक होता है। ठीक है, क्या होता है? काल्पनिक होता है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है बाबू जितना बड़ा वस्तु होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से आगे वस्तु रहता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई भी समान होती है। चलिए ये विशेषता भी पूछ देता है आपसे दर्पण का 2 नंबर में। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता हो, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाइऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? डाइऑप्टर होगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्रों को कहा जाता है। देखिए अगर प्रकाश किरणों से जो हम लोग पथ दर्शाते हैं ना बाबू, उसको किरण आरेख कहते हैं जी। ठीक है, और किरण पुंज जो होता है वो किरणों का समूह कहलाता है। किरणों का समूह किरण पुंज कहलाएगा। लेकिन किरणों के द्वारा जिन हम पथ को दर्शाते हैं उस पथ को क्या कहते हैं बाबू? किरण आरेख कहते हैं। 2 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ठीक है, 2 डाइऑप्टर क्षमता वाले जो लेंस का फोकसांतर होता है आप कैसे बनाएंगे? देखिए आपको 2 डाइऑप्टर दिया हुआ यानी पी का मान दे दिया आपको 2 डाइऑप्टर, और फोकसांतर पूछा है तो सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर में होता है बाबू 100/P। तो 100P का मान हो गया 2, यानी कितना आया? 50। ठीक है, कितना हो गया बाबू? 50 सेंटीमीटर हो गया जी। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी उत्तल लेंस को का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर उसकी क्षमता अभी बताया। देखो उत्तल लेंस है तो P बराबर 100/F होगा। क्यों जी? क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया रहता तो 1/F लेते। तो 100/F का मान कितना दे दिया? 50। 50 दूना 100, 2 डाइऑप्टर हो गया बाबू। क्या हो गया? 2 डाइऑप्टर हो गया डी का मान। चलिए अगला है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं जी। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं जी? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, देखिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और ऋणात्मक अवतल लेंस की होती है। किसकी होती है? अवतल अवतल लेंस की। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं बाबू, देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं, देखिए आइए गया अपसारी लेंस, याद रखिएगा। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस से जाने वाली किरणें अभिसरित होती है, यानी एक बिंदु पर जाकर मिलती है। और अवतल लेंस से जाने वाली प्रकाश की किरणें चारों तरफ क्या होती है? फैलती है, अर्थात अपसरित होती है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है।
निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ठीक है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है जी? तो मिट्टी। मिट्टी का इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता, बाकी सबका इस्तेमाल हो सकता है मिट्टी के अलावा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, दर्पण का बात किया है, तो हमेशा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा बनता है। अगर लेंस का बात किया जाता तो अवतल लेंस होता, और दर्पण पूछा है तो उत्तल होगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखिए बाबू, दर्पण पूछा तो अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपसे प्रकाश का परावर्तन पूछ पूछ सकता है, अपवर्तन भी पूछ सकता है, तो दोनों का कितना नियम होता है? दो। परावर्तन के भी दो नियम होते हैं, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया हवा से कांच में, मान लीजिए दो माध्यम है, एक हवा और एक कांच। तो जैसे ही हवा से अगर प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो हवा में तो तेज है, लेकिन कांच में जाएगी तो वो थोड़ा सा मुड़ जाएगी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगा। किसके ओर? अभिलंब के निकट आ जाएगी। क्या हो जाएगी? देखिए, अगर विरल है और विरल से सघन में जा रहा है तो वो अभिलंब की ओर हो जाएगा, और यदि सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए बाइक को तेज चलाते हुए जा रहा है, और जैसे ही भीड़ आएगा तो आप क्या हो जाएंगे? धीमा हो जाएगा। जैसे ही भीड़ से बाहर निकलिएगा फिर क्या हो जाएगा? एकदम उड़ जाइएगा। वैसे यहाँ भी है। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, जैसे फोटोग्राफी में जो लेंस लगा होता है, हम लोग के फोन में भी जो लेंस लगा रहता है, ठीक है, वो लेंस कौन सा होता है बाबू? तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है जी। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे, देखे होंगे आपके पास साइड में शीशा लगा रहता है पीछे की चीजों को देखने के लिए। तो साइड मिरर में जो लगा रहता है ना, मोटरसाइकिल वोटरसाइकिल में जो शीशा उसा लगा रहता है, चाहे बस उस सब में देखिएगा साइड में शीशा लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, जिसके कारण हम पीछे की सभी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं जी। ठीक है, चलिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए, अवतल दर्पण है बाबू तो -10 सेंटीमीटर होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब वक्रता त्रिज्या पूछा तो r बराबर 2f होगा, तो 2 गुणे -10 -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। देखियो, तो निर्गत किरण और अभिलंब है तो निर्गत कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच रहेगा तो परावर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण रहेगा तो आपतन कोण। ठीक है, चलिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका इस्तेमाल होता है बाबू? उत्तल लेंस का। जितना भी सूक्ष्मदर्शी होता है सब में उत्तल लेंस होता है, क्योंकि उत्तल लेंस से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, देखिए बनता होगा, ठीक है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब? तो देखिए अवतल लेंस, और उत्तल से काल्पनिक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। लेकिन वही अगर दर्पण का बात किया जाता है बाबू, तो अवतल दर्पण में दोनों बनता है, काल्पनिक और वास्तविक, और उत्तल में सिर्फ काल्पनिक बनता है। लेकिन यहाँ दर्पण की नहीं, यहाँ लेंस की बात की जा रही है। दर्पण और लेंस सीधा अपोजिट हो जाता है, यानी जो काम उत्तल दर्पण में होता है वह काम अवतल लेंस में होता है, और जो काम अवतल दर्पण में होता है वो काम उत्तल लेंस में होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। दर्पण का बात होगा तो अवतल, और लेंस का बात होगा तो उत्तल। अगर दर्पण का बात उत्तल तो लेंस का बात अवतल, ये आपको ध्यान में रखना होगा।
परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। सबको पता हो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, देखियो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक है, आपसे जब काल्पनिक प्रतिबिंब पूछा तो वास्तविक भी पूछ सकता है। तो काल्पनिक सीधा होता है और वास्तविक उल्टा होता है। ठीक है, चलिए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ठीक है, लेंस से मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है, देखियो सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह किसका होता है जी? अवतल। किसका होता है? अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है बाबू? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? अवतल। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी देखियो, एक उत्तल लेंस की क्षमता दिया हुआ एक डायप्टर, यानी पी का मान है तो मान लीजिए +1 डायप्टर होगा, +1 डायप्टर होगा। तो फोकस दूरी पूछ रहा है एफ बराबर, जब सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है तो हम लिखेंगे 100/f पी, 100/1 यानी 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही होगा। चूंकि उत्तल लेंस है तो प्लस होता, अवतल लेंस रहता तो माइनस होता, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। अब देखिए क्या करें, किसी गोलीय दर्पण तथा गोलीय पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में। ठीक है बाबू, मतलब दर्पण भी और लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में। तो आपको पता होगा अवतल लेंस की फोकस दूरी भी माइनस होती है और अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी माइनस होती है। ठीक है, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ दोनों अवतल होगा। क्या होगा? दोनों अवतल होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? मैंने बताया था कि इसका भी पूछ सकता है बाबू। 2। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर 1 नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है बाबू। क्या कहा जाता है जी? स्नेल का नियम। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई देखिए। तो उत्तल लेंस ऐसे होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो गया, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और उत्तल लेंस ऐसे होता है, ठीक है, किनारों की अपेक्षा बीच में पतला। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो अवतल लेंस की जो आवर्धन होता है वो v/u होता है। दर्पण में -v/u होता है और लेंस में प्लस में होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो f बराबर r/2, f बराबर क्या बाबू? r/2। देखिए f बराबर r/2 या r बराबर 2f, बात एक ही है। देखिए कह दिया r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है बाबू? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो आपका बनेगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, बराबर और सीधा। तो वास्तविक और उल्टा बनेगा बाबू।
क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अवतल लेंस रहता तो आभासी और सीधा बनता। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। देखिए जब उत्तल लेंस में पूछ रहा है प्रतिबिंब आपका रखा गया कहाँ, f और 2f के बीच। देखिए तो जो प्रतिबिंब होगा बाबू वो थोड़ा सा आपका वास्तविक और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा और वास्तविक बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा बाबू, वस्तु से बड़ा बनेगा जी। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, गोलीय लेंस कहते हैं जी। क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ठीक है, जो बाहर की तरफ रंगा गया है तो अवतल दर्पण हो जाएगा, और अंदर की तरफ रंगा गया होगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है बाबू उसको क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। देखिए अगर लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है उसका मात्रक तो मात्रक विहीन हो जाता है जी। ठीक है, जो लेंस की क्षमता होता है द्वारा उत्पन्न आवर्धन पूछा तो आवर्धन मात्रक विहीन, आवर्धन का कोई बीमा नहीं होता है, चाहे लेंस का हो चाहे दर्पण का हो, उसका कोई मात्रक नहीं होता है बाबू। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं जी प्रकाशिक केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते हैं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब आपका बनेगा बाबू। इनमें कौन सा दर्पण सूत्र है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता केंद्र है बाबू उसको C से दर्शाया जाता है जी। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, छाल यहाँ हो गया, चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है वो 3 × 10⁸ ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है बाबू, तो हम लोगों का क्वेश्चन यहीं पर आज का समाप्त हो रहा है, और आप इस 50 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपका 5 नंबर पक्का है। ठीक है, कोई आपसे छीन नहीं सकता है इस क्लास से 5 नंबर, अगर आप इस 50 क्वेश्चन को केवल याद कर लेते हैं तो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में और अगले वीडियो में, जो आपके एग्जाम के लिए और भी खास होगा, क्योंकि ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को मैंने अपने मेहनत के आधार पर तैयार किया है ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बेहतर हो। तो चलिए मन लगा के पढ़िए। अगर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके मेरे को बताइएगा। अगर आपको कोई सजेशन भी देना हो कि सर मेरे को ये दिक्कत है आप ये पढ़ा दीजिए, मैं वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। आप सिर्फ मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा।